हेलो दोस्तों, टीम एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है। और मैं हूँ अमरन। मेरा नाम जान के अप्लाई करेंगे। आप काम की बातें जाने ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये जानना बताना आपसे चाह रहा हूँ कि पेपर बहुत पास आ गया है और आप सबको जल्दी से जल्दी रिवीजन करने की पड़ी होगी। बट कभी कभी हम लोग को ये भी देखना होता है कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज के अलावा किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट भी जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हम यहाँ पे मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट उठाया पहले, तो अगर आप देखेंगे कि पॉलिटी में क्वेश्चंस कितने आते रहे हैं हर साल, तो पिछले 5 सालों में अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे तो कितने 16, 2019 में, 2020 में 16, 21 में 14, 19 और 23 में 23 तक, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आपको रेगुलर आते रहे हैं। तो अब पॉलिटी में अगर आपको पॉलिटी सेक्शन, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंट पॉलिटी पढ़ना बहुत ज़्यादा है। बट पॉलिटी में भी अगर आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स खोजने होंगे तो किसको पढ़ना होगा। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर पॉलिटी। फिर अगर हम इसमें देखेंगे तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और पहला ही टॉपिक है वो प्रियम्बल। प्रियम्बल पे हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते रहे हैं। प्रियम्बल में कैसे, प्रियम्बल आपको वर्ड टू वर्ड आना चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज आपको दिखिए, आप तुरंत लगा डालिए उसको। प्रियम्बल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देता है। फिर दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आता है। फंडामेंटल राइट से भी ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा। आप इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन या इसमें सिली मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं, जो लोग हर साल क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स, वो इन टॉपिक से बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। तो आपको, और इनमें ये स्कोप भी बहुत होता है कि क्वेश्चन को घुमाया जा सके, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बनाया जा सके। कई बार क्वेश्चन को ऐसी लैंग्वेज 2 या 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन इन पे इसमें बनाने के स्कोप ज़्यादा है। ये एकदम एग्जैक्टली फैक्चुअल नहीं है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों कई बार लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं। और ये एक तरह से लिस्ट है, और इस पर आपको बस मोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम तो डायरेक्ट आपको आर्टिकल मिल जाएगा कि ये आर्टिकल ये किस में है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, या मान लेते हैं आर्टिकल ले लेते हैं 50, तो ये बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की। तो ऐसे ये डायरेक्ट आर्टिकल पूछ सकता है। या कई बार क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या इन्फोर्सेबल है कि नहीं कोर्ट में है, या वो गांधीयन, लिबरल और इसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल में भी बहुत सारे डिवाइडेड है, या उसमें कब अमेंडमेंट हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको 11 हैं टोटल, तो वो 11 भी आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट दे देता है और ये पूछ लेता है कि डीपीएससी में है या फंडामेंटल ड्यूटी में। तो कुछ चीज़ें कई बार आप कंफ्यूज करेंगे। जैसे कि अगर वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट की बात करें तो वो फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और फंडामेंटल डीपीएसपी में भी है। तो इसलिए वो डेटा, वो चीज़ आपको मेमोराइज होनी चाहिए, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर आप देखेंगे तो ये डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से आपको शुरू करना है, 51 पे ख़त्म हो जाएगा, और ये 11 है, मतलब करीब। और ये इसको आप 2 से 3 बार देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो ये आपको बहुत ईजी टॉपिक है, तैयार हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है बट ईजी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर अगला टॉपिक आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कई चीज़ें हैं, जैसे बजट, बजट कैसे पेश होता है, कैसे पास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से मनी बिल क्या होता है, फिर स्पीकर है, स्पीकर है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होते हैं, ठीक, जॉइंट सिटिंग कैसे होती है, उसका प्रोविज़न क्या है, ठीक। ये चीज़ें आपको, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, तो ये चीज़ें, इन पे भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बट अगर आप एक बार कर लेंगे तो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इससे श्योर शॉट फ़ायदा होगा। फिर आती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से हमारा फ़ायदा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब अगर आप जानते होंगे, तो वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और उनकी पावर और जो भी उनके फंक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल, जैसे कि सीएजी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे कि
फाइनेंस कमीशन, अगर ये इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं तो इन बस आपको इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी पावर क्या है, तो एक तरह से फॉर्मेट है ये। अगर आप चाहें तो ये कैसे अपॉइंट होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट, ठीक है, करते तो सीएजी को भी है, बट सीन क्या है, दोनों को रिमूवल में डिफरेंस है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि जब प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उनको हटा सकते हैं, बट सीएजी का जो टर्म है वो सिक्योर टर्म है। इनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इनको हटा सकते हैं, मतलब कि रेजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउस में और उसके बाद से काइंड ऑफ एक तरह से एग्जैक्टली इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, बट कुछ उसी तरह के प्रोसीजर है। 2/3 से पास होगा वो एकदम मतलब बहुत सिक्योर टर्म होता है, इसलिए ताकि क्योंकि सीएजी की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पार्शियल होना जरूरी है और फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट होनी जरूरी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के साथ भी सीएससी को बहुत सारी प्रोटेक्शन मिली, ईसी को कंपेरिजन टू कम मिली है। ऐसे फाइनेंस कमीशन है कि अपॉइंट होता है और वो काम क्या होता है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको लोकल, अगला जो टॉपिक है वो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है। इसमें मेनली पंचायती राज है, पेसा एक्ट है जो शेड्यूल्ड एरियाज में है, और है म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं। तो इसमें मेनली आप कुछ कमेटीज हैं, जैसे बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है, एलएम सिंघवी, इनका कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि, या कभी पूछ लेता है कि किस, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था कि किस कमेटी ने 2 टीयर, जैसे आज के टाइम में हमारी पंचायती राज व्यवस्था अगर आप जानते हैं 3 टीयर में है, जैसे एक ग्राम लेवल पे होती है, एक ब्लॉक लेवल पे होती है, एक जिले लेवल पे होती है, बट किसी कमेटी ने उसको 2 टीयर पे रिकमेंड किया था, वो कमेटी का नाम अशोक मेहता। तो कई बार तो ऐसे कमेटी का नाम पूछ सकता है आपसे। कई बार क्या होता है कि आप बस डायरेक्टली वो ईयर में लगाने क्या रहता है, जैसे बलवंत राय मेहता पहले आया, फिर अशोक मेहता है, फिर उसके बाद से एलएम सिंह हुई है, पीके थंगन है, ऐसे अलग से 4 5 6 कमेटीज़ हैं। बस उनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए आप। और भी पंचायतों का फंक्शन क्या है, उनका पावर क्या है, उनका शेड्यूल क्या है, ठीक है, एक कौन से एक्ट से कब आए, ये कौन सा, जैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हैं वो जानते रहना है, ठीक है। फिर एक और टॉपिक है अक्सर हम छूट जाता है हमसे, बट उससे भी क्वेश्चन खूब आते हैं, जैसे कि पार्ट, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये किस पार्ट में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 20th पार्ट में है, ठीक। इमरजेंसी प्रोविजन, ये है 18th पार्ट में। इलेक्शन कमीशन, ये है 15th पार्ट में। तो ये हमें पार्ट एग्जैक्टली याद आने चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा, ये डायरेक्ट पूछ लेगा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये आपको एक बार में, आप एक पेज में के नोट्स में आपका काम चल जाएगा, नोट्स हो या कहीं से भी, आप कोई भी सोर्स हो, मैं कोशिश करूँगा आपको सोर्स प्रोवाइड भी करा दूँ। शेड्यूल के साथ भी यही है, टोटल 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल मतलब अगर आपने टाइम दिया तो 15 मिनट में आपको तैयार हो जाएगा, 5 मिनट और रिविजन के लिए लीजिए। ये सब छोटे टॉपिक्स हैं बट बहुत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर टोटल आप देखेंगे, कुल 15 से 20 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगर देखेंगे 52nd अमेंडमेंट है। 52nd अमेंडमेंट से क्या आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, एक्ट आया था। या फिर 73rd और 74th की हमने बात की, पंचायती राज और म्यूनिसपैलिटीज़, और ये चीज़ें आई थी। और फिर एक अमेंडमेंट और अगर मुझे कुछ याद आ रहा है तो 61th अमेंडमेंट जो था, 61वां, जिससे वोटिंग एज जो थी हमारी 21 की बजाय 18 की गई थी, लोअर की गई थी। फिर कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि कई बार वो ये भी बहुत डायरेक्ट पूछता है, जैसे कि सीएजी का आर्टिकल क्या है, 148, ठीक है। 142 एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को, वो डायरेक्ट है आर्टिकल 143। तो ऐसे कई सारे आर्टिकल हैं, जैसे और अगर देखें हम तो राइट टू प्रॉपर्टी 300A, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें, इसमें एक अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भूल गए, 42nd एंड 44th, इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो चर्चा नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। और उसके बाद अगर हम जाते हैं तो इसको, अब ये तो हमने देख लिया इसको पढ़ना कैसे है, तो ये बार बार इस पर बात हो रही है कि अब टाइम बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और जल्दी से जल्दी करना है। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो हमेशा वो सबसे अच्छे होते हैं, कि आपने उसमें टाइम दिया है, उसमें खुद से बनाया है,
तो आपने उसको पढ़ रखा होगा, तो वो रिकॉल करने के लिए हमेशा बेटर होता है। बट इनकेस अगर नहीं है तो फिर वही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप 2 से 3 दिन में भी पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हैं। ये घटना चक्र पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो आती है, इसको आप ट्राई करिए। इससे आपका, या इसके इस जीएस पॉइंटर करके भी बुक आती है, इसमें वन लाइनर में आपको ये पोर्शन कवर होते हैं, काइंड ऑफ नोट्स टाइप ही होते हैं जो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें रिकॉल करने में ईजी होंगी। अगर आप उसको चाहेंगे तो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी वो पूरी एक सब्जेक्ट की बुक। फिर बट मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, अगर आपको थोड़ा भी फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल या डीपीएसपी जैसे टॉपिक जो बहुत स्टार्टिंग में ही है और बस थोड़ा सा, या पार्लियामेंट में ही है, किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत होती है, आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। आपको ये नहीं, आप पूरी लक्ष्मीकांत लेके आप पढ़ने नहीं बैठ सकते, ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपसे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से गलत हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन, पार्लियामेंट के क्वेश्चन जो है, पार्लियामेंट कमिटीज़ हैं या मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, इनको लेके गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा, उसको आप करिए लक्ष्मीकांत से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर वो टॉपिक में, किसी टॉपिक में एक टॉपिक और छूट रहा है, अगर इसको आखिरी में आप कर पाएँ तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही एक तरह से मैंने लिखा है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा, जुडिशरी मतलब कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या हैं, उसका जुडिक्शन क्या है, हाई कोर्ट उसका रिट इशू पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जैसे सुप्रीम कोर्ट का रिट जुडिक्शन हाई कोर्ट से छोटा है, क्योंकि वो केवल फंडामेंटल राइट्स को लेकर इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट तो मतलब हर एक राइट के लिए आपके इशू कर सकता है। और दोनों का कुछ अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका कोलिजियम जो आपको पता ही होगा, 4+1 जजेस रिकमेंड करते हैं, और इनको रिमूवल कैसा प्रोसीजर है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। ये बहुत बड़ा आप टाइम नहीं लगेगा एक्टिंग चीफ जज, ये तो आपको मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत दिक्कत आने वाली है, तो ये एक बार आप ये भी देख लीजिएगा। बाकी आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पीछे बहुत बंद भाग गया है कि आप पढ़ने बैठ गए ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन कमीशन, और ये बहुत सारे लक्ष्मीकांत दे रखा है पीछे, बहुत लंबी लिस्ट है। और इवन थोड़ा सा आप एक स्मार्ट वर्क ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप प्रेसिडेंट को अगर आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स और उनके काम बहुत हद तक सिमिलर हैं। तो अगर आप एक का भी जान रहे हैं ना, तो आप बस अगले से जो डिफरेंस है वो बस जान लीजिए। जैसे कि तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि गवर्नर क्या होता है, गवर्नर को आप प्रेसिडेंट आप चाहे हटा सकते हैं, बट प्रेसिडेंट को हटाना ऐसे ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको पता है, आपको इम्पीचमेंट प्रोसीजर है उसके लिए प्रॉपर। और या जैसे कि ये भी है कि गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन ज़्यादा होता है, प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन कम होता है, एक्सेप्ट जब तक हंग पार्लियामेंट ना आए। और तीसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कंप्लीट पार्डन जो है, इवन कोर्ट मार्शल के लॉ को भी, कोर्ट मार्शल के साथ हुआ है, मिलिट्री कोर्ट का कोई जजमेंट है, उसको भी प्रेसिडेंट कंप्लीट पार्डन कर सकते हैं, बट गवर्नर कंप्लीट पार्डन नहीं कर सकता। वो मोस्टली अगर कोई किसी को फांसी हो गई है तो वो कम्यूट कर सकते हैं, मतलब कि उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, ऐसा कुछ। तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बट मोर और लेस जो फंक्शंस है ना, जैसे ये हेड ऑफ स्टेट है, ये भी हेड ऑफ स्टेट है, मतलब ये स्टेट मतलब प्रोविंस का है, यूपी बिहार ऐसे स्टेट है, ये यूनियन ऑफ इंडिया के हैं, इनका भी मोस्टली सेरेमोनियल रोल होता है, इनका भी मोस्टली सेरेमोनियल रोल होता है कि ये एक तरह से हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर। सेम अगर आप देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिलेशन है, वैसा ही आप देखेंगे पीएम और सीएम का भी रिलेशन है, और ऑलमोस्ट वैसा आपको मिलेगा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स में। थोड़ा डिफरेंस आता है राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये थोड़ी वीकर है, मतलब काफ़ी वीक है अगर देखेंगे इन कंपेरिजन टू राज्यसभा काफ़ी स्ट्रांग बॉडी है। तो ये थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क ये भी रखना है कि आप कंपेरिजन करना आए आपको, तो आपके लिए रिवाइज करना ईजी रहेगा कि क्वेश्चन इन्हीं एरिया से ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी रिवाइज करिए आप, मैं हो सके तो आपको इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अलग से वीडियोस में पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो कि कैसे रिवाइज करना है। अदरवाइज़ तो बहुत कुछ है रिवाइज करने को, बट इन टॉपिक्स को तो आप नहीं छोड़ सकते। चलिए, मैं आपके साथ फिर मिलूँगा बाकी आगे के अपडेट्स के लिए। आप चैनल को वीडियो को लाइक करिए।